परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते आज की मुख्य खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र में प्यार का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ किया यौन शोषण, मामला थाने में हुआ दर्ज। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण किया कुलपति ने। और शहर के प्रमुख पोखरों की स्थिति दिन प्रतिदिन हो रही है खराब। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर एक बैंक कर्मी ने युवती के साथ 3 वर्ष तक यौन शोषण किया। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। प्यार पूजा है, प्यार समर्पण है, प्यार एक दूसरे के साथ जीने मरने की वजह है। लेकिन आधुनिक युग में सोशल मीडिया और पहली नजर का प्यार का मतलब धोखा और फरेब हो गया है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र का है, जहां शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लगभग 3 साल तक युवक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपने लिखित शिकायत में कहा है कि वह एक बैंक कर्मी है। उसके साथ मिठनपुरा के रामबाग के गौरव कुमार काफी दिनों से काम करते हैं। बैंक में ही आरोपित से दोस्ती हुई है। नवंबर 2018 में गौरव ने अपने मां से मिलाने की बात का अपने घर पर ले गया, फिर नशे की दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका वीडियो बना लिया। जब वह होश में आई तो उसके मांग में सिंदूर डालकर मंगलसूत्र पहना दिया। बोला कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। फिर झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई तो पिता के साथ मिलकर जबरन गर्भपात करवा दिया। आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 55,000 रुपये भी ऐंठ लिए। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिसके साथ 2.5 वर्ष तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश कि कौन वो लड़का है और कैसे उससे कांटेक्ट हुआ आपका। सर, उनका नाम गौरव कुमार है और उनसे मेरी मुलाकात SBI चंदवारा ब्रांच में हुई थी। वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, बढ़ गई। हम एक साथ ही जॉब कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक ही साथ हम रहते भी थे, खाना पीना हर चीज़ एक साथ था। धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ी। नवंबर लास्ट में वो मुझे अपने घर ले गए थे अपनी मम्मी से, मदर से मिलवाने के लिए। इससे पहले वो मुझे बता चुके थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम तक कि मतलब मैं प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, बस एज ए फ्रेंड थी। घर ले जाने के बाद उनके फादर नहीं थे वहाँ पे, उनकी मदर सिर्फ अवेलेबल थी और कोई नहीं अवेलेबल था। शाम का वक्त था। फिर इन्होंने मुझे चाय वगैरह ऑफ़र किया और नाश्ता वगैरह आया, खाया वाया। उसके बाद मुझे याद नहीं है। फिर मैं सुबह जब उठी तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ है गौरव, तुमने क्या किया है, क्या था ये। मैं मतलब सिचुएशन बहुत गंदा था, फिज़िकल रिलेशनशिप वगैरह उन्होंने बनाया था ज़बरदस्ती, क्योंकि हम तो उनका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किए थे उस टाइम तक, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत पैर वैर पकड़े उन्होंने और मुझसे रो रो कर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मैंने ये किया कि तुम मेरी हो जाओ किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुम एग्री हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत है, मैं तुम पे रिएक्शन लूँगी, तुमने मेरे साथ गलत किया है, धोखा किया है। तो उन्होंने कहा कि तुमको यकीन नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ठीक है चलो, मैं तुम्हारा यहाँ पे मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारा अभी मतलब दूर कर देता हूँ शक। उन्होंने मेरे मांग भरी, मुझे सिंदूर पहनाया और मंगलसूत्र पहनाया, रख रखा था उन्होंने, पहनाया और उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरी अब पत्नी हो गई हमेशा के लिए। यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम रोकना चाहेंगे। आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, लड़का हिंदू धर्म से है, तो फिर आप राज़ी हो गई कि हाँ हम आपके साथ शादी करेंगे और ये जो होता है। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत कुछ हो चुका, तो मुझे भी लिटरली लगा कि मैं भी शायद हाँ हो सकता है बहुत प्यार करता है, इसलिए बिहेवियर किया। उसने ये कहा कि हम तुम्हारे भरोसे के लिए इस तरीके से तुमसे हम कर लेते हैं, सिंदूर भर देते हैं। हमारे में ऐसे ही होता है शादी, हिंदू धर्म में ऐसे ही शादी होता है और लड़की का कोई धर्म तो होता नहीं है इस तरीके से। तो मैंने तुम्हारे भरोसे के लिए किया और हम ऐसे विधिवत कानूनन शादी करेंगे। क्योंकि उस टाइम जो उन्होंने किया था वो चीज़ सही नहीं थी और उस पर मैं एग्री नहीं थी। फर्स्ट टाइम आपको कब मुलाकात हुआ, किस डेट को मुलाकात हुआ और कब आप दोनों के बीच मतलब ज़्यादा करीब आप दोनों एक दूसरे के हो गए?
सर मेरी अक्टूबर में ही मुलाकात हुई थी और मुझे डेट सही से याद नहीं है अक्टूबर में कौन सा डेट, क्योंकि ये 18 की बात है। नहीं 18, हाँ अक्टूबर 2018 की बात है। और मैं उनके घर भी 2018 में ही गई थी नवंबर में। तो मुलाकात हुई थी, एज ए जूनियर वो मेरे आए थे, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग उनकी थी, बट दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी जिसकी वजह से वो हमेशा मेरे पास रहते थे, हम वहाँ पे काम करने लगे साथ में ही। तो दोस्ती इस तरीके से आगे बढ़ी और मेरे सीनियर्स भी देखते थे कि दोनों का अच्छा कंपैरिजन है, दोनों फ्रेंडशिप बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एक ही साथ काम करने के लिए एक जगह कर दिया गया था। ये चीज़ का एहसास कब होने लगा कि आपको शादी का झांसा दे के आपके साथ यौन शोषण किया या आपको यूज कर रहा है, ये चीज़ कब पता चला? सर ये मुझे फरवरी 2021 से लगने लगा कि ये इंटेंशनली मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये ओनली मेरा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनके मोबाइल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स कुछ लड़कियों के साथ देखी, जिसके बाद इन्होंने मोबाइल छीन लिया और फिर वो मोबाइल मुझे नहीं दिया। मैंने इनसे काफ़ी लड़ाई की और हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। मार्च में 7 मार्च तक हमारी थोड़ी मोड़ी बात हुई थी, डिस्कशंस हुए थे, बट उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैं मार्च में 15 मार्च के बाद 15-20 मार्च के बाद मैंने देखा कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो लिटरली इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे उनको मुझसे बहुत प्यार है। और वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुमसे तो मैंने शादी कर ली है, इसलिए तुम मेरे साथ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पागल हूँ तुम्हारे पीछे, दीवाना हूँ तुम्हारे पीछे, फलाना फलाना। तो उन्होंने ये चीज़ें मुझसे कही थी। फरवरी में ये चीज़ों का जब मुझे एहसास होने लगा कि ये चीज़ें खेल है, और मैंने इनको जब कहा कि भाई आप कब करोगे शादी, कर लो, अब बहुत टाइम बीत चुका है, काफ़ी वक्त हो गया, कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम ना मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती थी, तुम मेरा केयर नहीं करती थी, तुम मेरा कदर नहीं करती थी, हमेशा हमको कहती थी कि मतलब टॉर्चर कर रही थी कि शादी कर लो, ये वो दिस दैट, तो तुमको मेरा कदर नहीं है, इसीलिए हम अपने दिल से तुम्हारे लिए प्यार जो है वो ख़त्म कर दिए। ये सब कहानी कब हुआ? ये मार्च की कहानी है सर, 2021 की। मार्च, अक्टूबर, इतने दिनों तक आप क्या कर रही थी? और कंटिन्यू उनको मना रहे थे सर, उनका पैर पकड़ रहे थे, उनके दोस्तों से कह रहे थे, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी आंटी हैं, मेरी मदर की जगह मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, फादर बहुत बीमार हैं। तो मेरी आंटी को मैंने ये सारी चीज़ें, जो अपनी सगी मेरी चाची हैं, उनको मैंने बताया। उन्होंने कहा कि उसको कही बात की, वो बात से नहीं माना। फिर उसको हम लोगों ने एक लेटर भेजा कोर्ट की तरफ से, कानूनी लेटर, कि विधिवत शादी कीजिए, 2.5 साल जो रिलेशनशिप में आप रहे हैं उसको कानूनी तौर पे कीजिए। उनके तरफ से कोई रिएक्शन एक्शन नहीं हुआ है। उनके फादर फ़ोन किए मेरे वकील को और कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। 1 हफ्ते बाद फ़ोन करने पे उनके फादर ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, वकील टू वकील बात होगी, और लड़की जो है वो पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। हालांकि 2 अप्रैल 2021 में ही गौरव कुमार से मेरी बात क्योंकि हो ही रही थी थोड़ी मोड़ी, तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार से कन्विंस करके कहा कि सना, मतलब कहा कि मतलब मेरा बर्थडे है 28 अप्रैल को, मुझे ना गाड़ी लेने का बहुत मन है, पर पैसे का दिक्कत है, पापा के पास भी पैसे नहीं हैं, तो मैं और किसी से तो मांग नहीं सकता हूँ तुम्हारे अलावा, तो तुम अगर मुझे दे देती तो अच्छा रहता। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी लगा कि हो सकता है पैसा दे देती हूँ, गाड़ी दिलवा देती हूँ तो ये मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गूगल पे करती हूँ। गूगल पे कर दिया, गाड़ी लेकर आए इन्होंने, थैंक यू सो मच डियर, भेजा वजह। उसके बाद फिर ये वही रिएक्शन करने लगे, फिर मुझसे टेढ़ा बोली टेढ़ा बात, ये मुझे बस घुमा रहे हैं, टेढ़ा बोली टेढ़ा बात। उसके बाद जुलाई में ये कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा तो क्या 2.5 साल तो मेरे साथ खेल रहे थे, 2.5 साल 3 साल अभी भी तो हम रिलेशनशिप में हैं ही, तो रहते भर में दूसरी के साथ कैसे रह सकते हो? तो बोलता है कि मतलब नहीं, तुम तो मेरा कदर ही नहीं की, इसीलिए हम मेरा जो कदर करती थी हम उसके हो गए। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत शॉकिंग था, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। मैंने आंटी को कहा, आवेदन भेजा गया, कोई रिएक्शन एक्शन उनके फादर की तरफ से नहीं आया। अगस्त में कोई रिएक्शन एक्शन नहीं आया। अभी वो लड़का कहाँ है और क्या कर रहा है? अभी वो SBI कार्ड में ही है, एज ए BRM के पोस्ट पे है, मधुबनी में पोस्टेड है। वो बैंक में नहीं है सर, वो मतलब जैसे SBI कार्ड में सर ना सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जो ब्रांचेज में बैठाए जाते हैं, और मे बी शायद वहाँ का जो मेन ब्रांच होगा वहाँ पे गौरव कुमार उनके सोर्सिंग्स लेते होंगे, उनका कोई एक ब्रांच अलर्ट नहीं है। लगभग 2.5 साल आप दोनों रिलेशनशिप में रहे, क्या उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चला? सर 2.5 साल में मैंने कभी उनका फ़ोन नहीं चेक किया, कभी उन पे शक नहीं किया,
तो मुझे 2.5 साल तक कुछ भी नहीं समझ में आया कि वो क्या थे क्या नहीं। समझ में अब आने लगा फरवरी से कि ये लड़का जो है वो बहुतों के साथ खेल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत लड़कियों ने मैसेज और कॉल किए और बताया कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है। वही लड़का किया। हाँ, मैं उन लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उन लोगों ने मुझे सबूत भेजे, मैसेजेस भेजे और कहा कि जो चीज़ें आपके साथ ये कर रहा था वो चीज़ें हमारे साथ भी ये कर रहा था, और इवन आपके साथ रहते हुए भी ये किसी औरत के साथ रह रहा था। ये चीज़ें बहुत मेरे लिए अनएक्सेप्टेड। आपके अलावा कई कितने लड़की और कितनी महिलाएं हैं जिसको वो अपना शिकार अभी बना तक चुका सर है? मुझे 3 लड़कियों की तरफ से ये चीज़ें आ चुकी हैं। मतलब पुष्टि हो गई? पुष्टि हो चुकी है 3 लड़कियों के साथ में, जिसमें से 2 लड़कियों के साथ ये कंफर्म रिलेशनशिप में थे मेरे साथ रहते हुए, ये कंफर्म हुआ है। और एक लड़की जो मेरी ही साथ में एज ए कलीग थी पर मेरे से जूनियर थी, उससे मैं मिली थी, तो उसके द्वारा ये उसको कंटिन्यू फ़ोन SMS कर रहे थे और कह रहे थे कि सैटरडे छुट्टी है, चलोगी क्या घूमने के लिए पटना, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, और वहीं स्टे वगैरह कर लेंगे, नाइट स्टे करेंगे। तो मैंने उस लड़की को जब सारी बात बताई कि ये लड़का ऑलरेडी मुझसे ऐसे ऐसे शादी करके ऐसे ऐसे किया है और अब ऐसे कर रहा है, उस लड़की ने भी कहा, तो वो कहता है कि क्या हुआ, तो तुम पूरा बात नहीं जानती हो, तुम मुझसे मिलो, तो तुम मुझसे मिलो, तो मिलोगी तब ना हम तुमको मतलब उसको भी बताएंगे। अपने जाल में ले हाँ, लिया। मतलब जुलाई में इसकी कोई और गर्लफ्रेंड थी, मार्च में कोई और गर्लफ्रेंड थी, और फिर अभी आते आते ये किसी और को क्योंकि कन्विंस करने लगा। आपके तरफ बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कि इसका शिकार अक्सर आए दिन सुनते रहते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। उन लड़कियों से क्या आपका संदेश रहेगा, कैसे वो अपने आप को रखे ताकि इस शिकार से बच सके? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं मिला, मैं तो फंस गई उसके प्यार के जाल में। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत फंसो, कोई वो किसी से प्यार नहीं करता है, सबको बस यूज़ करना जानता है, यूज़ करेगा और छोड़ देगा। जैसे अभी लोगों को छोड़ रहा है, लड़कियों को छोड़ रहा है, वो उन्हीं लड़कियों को फंसाता है जिनके या तो माँ नहीं होते या तो पापा नहीं होते। जो नहीं होता है वो उसकी तरफ से मॉरली सपोर्ट करता है और लोगों को कहता है कि मेरे जैसा प्यार करने वाला तुमको मिलेगा ही नहीं, और इस तरीके से कह के लोगों के साथ लड़कियों के दिल को जीतता है, रिलेशनशिप्स बनाता है, उनको यूज़ करता है, और जब मन भर जाता है तो किसी और के साथ। तो नहीं करे कोई भी ऐसा। मैं फंस गई और कोई ना फंसे, मेरी बात अगर जो लोग सुन रहे हैं तो। अच्छा, आगे आप क्या चाह रहे हैं? आप तो नगर थाने में FIR दर्ज भी करवा दी हैं, क्या अभी तक क्या आश्वासन मिला है और आगे आप क्या चाह रही हैं? नगर थाना से मुझे कहा गया है कि इस पे पूरी कार्रवाई की जाएगी और मेरी पूरी सहायता की जाएगी। उन्होंने मुझसे किसी तरीके से कुछ भी गलत व्यवहार भी नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छे से रिपोर्ट लिखी, सारी बातें सुनी मेरी, और कहा कि आश्वासन दिया कि 100% इस पे वर्क होगा और 100% मतलब इस लड़के को आप आगे क्या पकड़ा चाह जाएगा। रही हैं? सर मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये पीड़ित हैं और 2.5 साल से लगातार ये इस तरह का यौन शोषण बर्दाश्त करते हुए आ रही थी। लास्ट में जब इनको पता चला कि वो लड़का कैरेक्टर का सही नहीं है, इसके बाद इन्होंने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है और सलाखों के पीछे कब तक भेज पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा सुसज्जित की गई सभी पोखरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। इस साल भी छठ व्रती 3 पोखरिया ब्रह्मपुरा पोखर और विश्वविद्यालय पोखर में भगवान भास्कर को अर्घ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पिछले 3 साल से छठ व्रती इंतजार कर रहे हैं। कारण सरकार से राशि आवंटन के बाद भी तीनों पोखरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हो पाया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम की उदासीनता एवं उसके द्वारा चयनित एजेंसी की मनमानी के कारण तीनों पोखर के जीर्णोद्धार की योजना 3 साल से अधर में लटकी हुई है। पहले तीनों पोखर में छठ पूजा के लिए हजारों की संख्या में व्रती जुटती थी। यहाँ मेला लगता था, लेकिन बाद में पोखर छठ पूजा के लायक नहीं रहा। 3 साल पहले जन जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत सरकार ने शहर के 4 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई, जिसमें यह तीनों पोखर भी शामिल थे। सरकार ने 3 साल पहले 3 पोखरिया पोखर के विकास के लिए 84.75 लाख, ब्रह्मपुरा पोखर के विकास के लिए 1.28 करोड़ रुपए और विश्वविद्यालय पोखर के लिए 65 लाख का आवंटन किया था। काम की जवाबदेही बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम यानी बुडको
को सौंपी गई थी। उसने निविदा के माध्यम से तीनों पोखर के विकास के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन किया गया। 3 पोखर में 2 साल से गर्मी में पोखर का पानी निकाला जाता है और बरसात में भर जाता है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया, जबकि ब्रह्मपुरा पोखर के विकास के नाम पर चारों तरफ ईंट बिछाकर रंग दिया गया था, जो बरसात में ध्वस्त हो गया और पोखर जैसा पहले था वैसा ही हो गया। वहीं विश्वविद्यालय पोखर की स्थिति जरा भी नहीं बदली। 3 साल सौंदर्यकरण के इंतजार के बाद इस पोखर को वसुधा कल्याण आश्रम के सदस्यों ने गोद लेकर इसकी सफाई शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय पोखर के संदर्भ में कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा वसुधा कल्याण आश्रम को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं जिले के इन 4 पोखरों में से एकमात्र साहू पोखर ही स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बाकी सभी पोखरों की स्थिति जैस की तस है। इन तीनों पोखरों के आसपास के लोगों को यह उम्मीद थी कि इस साल ये यहाँ छठ पूजा कर पाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस बार भी उनको अपने घर पर ही कृत्रिम घाट बनाकर पूजा करना होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ना घाट साफ है और ना ही पोखर सुरक्षित है। पोखर का अभी तक विकास नहीं हो पाया और इस बार भी छठ नहीं हो पाएगा। अब ये तो पता नहीं, सरकारी योजना के तहत, जल नल योजना के तहत जो है, पहले तो मैं महंत संजय ओझा बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर सभी श्रद्धालुओं को छठ पर्व की जो है हार्दिक शुभकामना। और ये नल जल योजना के तहत, हरियाली के तहत जो है पोखरी का जीर्णोद्धार हो रहा था। अब पता नहीं 2-3 साल से जो है हो ही रहा है, स्लो गति पर है। 2019 से 2021 हाँ। पहले छठ में यहाँ मेला भी लगता था, हजारों लोग छठ करते थे, छठ करने आते थे, छठ वर्ते। हाँ, नहीं हो रहा, नहीं इस बार भी नहीं हो पाए। देखिए ना, पोखरी की स्थिति ऐसी है कि किनारे पर खड़ा होने पर जो है आदमी डूब के मर जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले भी घटना हुआ था, जो कि एक करीब 16-17 साल का युवक डूब गया था। फिर 5 दिन बाद जो है बच्चा भी जो है डूब गया था, लेकिन खैर मरा नहीं, बच गया। हाँ, तो ये तो अभी बहुत ही अति है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसका जो है निर्माण हो, सीढ़ी घाट वगैरह सब बने। हाँ, ताकि छठ व्रत जो है कर सके। गति बहुत धीमे है, सौंदर्यीकरण गाँव बहुत धीमे है। और पोखरी का पानी जो है बार बार छठ के नाम पर निकलता है और फिर पानी जो है गंदा पानी फिर जमा हो जाता है और निर्माण हो नहीं रहा। ये खाली उगाही या बस यही हो रहा है। लगता नहीं ये उड़ाही के नाम पे उगाही हो रहा है। हाँ, उगाही हो रहा है ये, क्योंकि ये अगर पुनः अगर ठीक बन जाएगा तो कमाई तो बंद हो जाएगा ना सब। हाँ। समरनालय परिसर में आर्मी के अभ्यर्थियों ने सेना बहाली में लिखित परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन किया। आर्मी के अभ्यर्थी ने सेना भर्ती के लिखित परीक्षा कराने की मांग को लेकर शनिवार को समरनालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के निकट प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि 28 जनवरी 2021 को आर्मी भर्ती में जिन छात्रों ने फिजिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और फिर मेडिकल की परीक्षा निकाला और अंतिम प्रक्रिया लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद अभ्यर्थी सबका मेरिट बनता है, लेकिन बार बार कोरोना हवाला देते हुए इनसे लिखित परीक्षा टाल दिया जाता है। जहां एक और सैनिक स्कूल, नेतरहाट जैसे संस्थानों के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, वहीं ARO मुजफ्फरपुर बार बार लिखित परीक्षा का दिन निकाल उसे बार बार कैंसिल कर देती है, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। 7 जिले के लगभग 1700 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा नहीं होने से परेशान हैं। इन 7 जिले में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सिवान, मोतिहारी शामिल हैं। हम लोग आज पिछले 9 महीना पहले हम लोगों का फिजिकल हो चुका है आर्मी में, मेडिकल भी ले लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण जो है हम लोगों का रिटर्न मतलब टाल दिया जा रहा है। 1-2 बार डेट भी आया था, लेकिन रिटर्न लिया नहीं गया। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न एग्ज़ामों को लिया जा रहा है, कैट, फ्लैट, पैट वगैरह एग्ज़ाम को लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग जहां आर्मी की तैयारी करने वाले हैं तो हम लोग का कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। इसी को लेकर के हम लोग एक राष्ट्रपति के नाम से पत्र लिखे थे, जो द्वारा DM करके लिखे हुए थे, और आके हम लोग लगभग 100 बच्चे आके यहाँ पे DM सर के ऑफिस में रिसीव करवाए हैं और उसको आगे राष्ट्रपति जी हम लोग का दौर निकाले हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? यहाँ DM सर अभी नहीं मिल पाए हैं, बोला गया है कि 1-2 दिन में अभी चुनाव से फ्री होते हैं DM सर, तो उसके बाद मिलेंगे।
समरलाले सभागार में डीडीसी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की ओर शनिवार को समरलाले सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पढ़ाने की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विषय और विषय वस्तु को किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों के सामने रखने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कहानी, किस्से, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के तरीके बताए गए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में उत्कृष्ट स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लहर कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने लहर निर्माण के लिए चयनित स्कूलों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे कक्ष की दीवारों पर कहानी, चित्र, पहाड़े, वर्णमालाएं सहित जानकारी चित्रित की जाएगी, ताकि बच्चे इसे देखें और देखते हुए पढ़ाई सीखें। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनर को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे शिक्षक बच्चों को खेल खैर में पढ़ा सकेंगे। जिले में चल रहे नामांकन के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बिहार में चल रहा पंचायत चुनाव अब प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के जद्दोजहद के बीच में सामाजिक न्याय के कार्य को पूरा करने को लेकर जिले के गायघाट प्रखंड से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग ने बतौर एक प्रत्याशी नामांकन पत्र को दाखिल करने पहुंचे, जहां पैर नहीं होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का बीड़ा को उठाया है। इसको लेकर शनिवार को गायघाट प्रखंड में वार्ड पद पर नामांकन करने के लिए प्रखंड कार्यालय में पहुंचा एक दिव्यांग उक्त प्रत्याशी को लोग देखने लगे। आपको बता दें कि रामनगर पंचायत वार्ड नंबर 4 के लिए नामांकन के लिए पहुंचे दिव्यांग प्रत्याशी। वही दिव्यांग प्रत्याशी कामेश्वर दास ने बताया कि मैं दिव्यांग हूं, लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। 5 सालों में वार्ड में कुछ विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं जीत कर विकास करूंगा। कहाँ आए हैं? वार्ड के नोमिनेशन देने। कहाँ से? रामनगर। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो आप नामांकन को लेकर आए हैं? इससे पहले वार्ड ने कोई काम नहीं किया, मेरा धोरा पर ही पानी टंगे गाड़ दिया, कोई काम नहीं। तो क्या मतलब जनता के हितों के काम को लेकर? दिव्यांग होते हुए क्या लगता है अपना सफर पूरा कर पाएंगे? कर लेंगे, पूरा सपोर्ट कर रहा है 4 नंबर वार्ड। जनता का कितना समर्थन? सब पूरा हाल ठीक। अरे क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर दास। छोटी कल्याणी स्थित बादल मार्केट में कानू हलवाई समाज द्वारा अहम बैठक की गई। छोटे कल्याणी चौक स्थित बादल मार्केट में शनिवार को कानू हलवाई समाज का बैठक विकास गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 20 नवंबर को शहर के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली शहीद वंशी चाचा शहादत दिवस को सफल कैसे बनाएं, इस पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए गुढ़नी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बैरगिनिया में पुल निर्माण के लिए उन्होंने संकल्प लिया था कि तय सीमा के अंदर पुल न बनने पर अपने प्राण की आहुति दे देंगे, और ठीक 20 नवंबर 1997 को पुल न बनने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इसी उपलक्ष्य में हर साल वंशी चाचा शहादत दिवस मनाया जाता है और इस बार भी बड़े पैमाने पे मनाया जाएगा। शहीद वंशी चाचा सामाजिक विकास परिषद और इससे जुड़े हुए कई संगठन हैं, जैसे कानून कल्याण महासभा है, राष्ट्रीय कानून महासभा के युवा केबिन है, और भी कई संगठन है। सब लोग ज्वाइंट रूप से 20 नवंबर को वंशी चाचा की शहादत समारोह शहीद जुबासनी पार्क के बगल में जुबासनी ऑडिटोरियम है, उसमें बनाने जा रहे हैं। इसमें पूरे बिहार से प्रतिनिधि के रूप में और पूरे जिले के हजारों लोग इसमें शामिल होंगे, और इस कार्यक्रम में जो नए जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और जिन लोगों ने बीपीएससी में भी अपनी सफलता हासिल की है, वैसे कई संगठन हैं जो सफलता हासिल की है, सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और बड़ी जोर शोर से तमाम जो कानू हलवाई समाज का जो संगठन है, सभी समाज के लोग, और इसके अलावा भी क्योंकि वंशी चाचा एक पुल निर्माण के लिए, जन कल्याण के लिए शहीद हुए, इसलिए किसी जाति में इनको बांधा नहीं जा सकता। इसलिए कानू हलवाई के साथ साथ तमाम जाति के लोग इसमें बड़ी तादाद में शामिल होंगे, और इस कार्यक्रम में प्रदेश से लेकर केंद्र के मुताबिक।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण कुलपति ने किया। बिहार विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में शनिवार को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के द्वारा किया गया। अनावरण समारोह के साथ ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और दिनकर स्मृति मंच की ओर से विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय की अध्यक्षता में किया गया। कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि शनिवार को प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार सिंह उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिमा की स्थापना जन सहयोग से किया गया है। जनता का कवि जनता द्वारा ही स्थापित हुआ है। हमारी संवेदना और आस्था से प्रतिमा जीवंत रहेगी और नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। का विषय है कि हिंदी साहित्य विभाग में ही एक हिंदी के प्रख्यात विद्वान का, निर्माणकर्ता का की मूर्ति की स्थापना हुई है। ये विभाग और विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व का विषय है कि एक प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी के विद्वान का यहाँ पर स्थापित होना आवश्यक भी था। और इस दृष्टि से यहाँ की छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी कि उनका अनुकरण करके वे अपने आप को भी ऐसे स्तर पर स्थापित कर सकें। विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में वसुधा कल्याण आश्रम द्वारा वरुणा धारा परियोजना का शुभारंभ किया गया। वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा शनिवार को जल संरक्षण
के संदर्भ में एक बहुआयामी परियोजना वरुणाराधना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के निकट के जलाशय को आश्रम के स्वयं सेवकों ने एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे ने किया एवं अध्यक्षता आश्रम की गुरु मां मनोरमा ने की। इस अभियान में आश्रम के सभी स्वयं सेवक सहित विश्वविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापक गण भी उपस्थित रहे एवं इस स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए बड़ा उत्साह का विषय है कि एक स्वयंसेवी संस्था इसमें पहल करके और इनका जो उद्देश्य जैसा कि बताया गया है कि इसको एक अच्छे तरीके से डेवलप करके पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए और इसमें हम आश्वस्त करते हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी नियमित सहयोग हो सकेगा वो किया जाएगा। जिले में 14 नवंबर तक पान इंडिया जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने दी। जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुभाष चंद्र ने अपने प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि आगामी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पान इंडिया जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 11 दिसंबर को आयोजित होना है, पान इंडिया जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारी और इसके साथ चलने वाली योजनाओं, विधिक सहायता आदि के बारे में जानकारी देना। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मोबाइल वैन से प्रचार, दूर दूर तक कैंपेन और पैम्पलेट का वितरण, जागरूकता शिविर का आयोजन, जेल के बंदियों के बीच जागरूकता, बाल सुधार गृह में जागरूकता, दलित बस्ती आदि में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचने की योजना है। साथ ही 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर न्यायालयों से सूची मांगी गई है। जो लोग न्यायालय में लंबित अपने मामलों का समझौता के आधार पर निष्पादन करना चाहते हैं, वे भी अपना मामला लोक अदालत में भेजने के लिए न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। सभी विभागों यथा बिजली, बैंक, मापतौल विभाग, श्रम आदि को भी लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी लोगों को निचले स्तर गांव तक लोगों को बालसा नालसा के स्कीम्स को बताना और डीएलएसए के जो डीएलएसए का जो कार्य है उसके बारे में जानकारी देना। डीएलएसए का कार्य है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन कराना, आपराधिक पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना और लीगल एड प्रदान करना। और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उसमें हैं महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आपदा पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में जो व्यक्ति हैं इस और जिनकी आय जो है 1.5 लाख से कम हो वो इसके अंतर्गत आते हैं। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज सभागार में श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री व महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह व बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हनुमान प्रसाद पांडे शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित लोगों ने श्री कृष्ण सिंह की तस्वीर पर कल्याण पर्ण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी वक्ताओं ने श्री कृष्ण सिंह द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा उपस्थित लोगों के बीच रखी। इस दौरान प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शीला शर्मा, भाजपा नेता महेश शर्मा, प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी, नूतन कुमारी सहित सैकड़ों शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह को पिछले 25 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल भी पखवाड़ा के तहत मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह को पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ।
इस बार पटना हेडक्वार्टर में ये जयंती नहीं हो पा रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हो गया, कोई हॉल नहीं मिला, संभव नहीं हुई। तो मैंने इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा, पखवाड़ा, ये पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और कई जिलों में चल रहा है। तो कल भी मैं गया था छपरा, बहुत बड़ी सभा हुई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का, और आज मैं 23 तारीख को मुजफ्फरपुर में हूँ। ये सच है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो इस राज्य के मूर्धन्य नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और मैं कहूँ विद्वान राजनेता, आज उनके पैरेलल में नहीं है। वैसे व्यक्तित्व की आज 134वीं जयंती समारोह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में चल रहा है, और मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में 2 पॉइंट चर्चा करना चाहता। एक तो मैं कहता हूँ कि वो सच्चाई है कि उनका अद्भुत भरोसा विश्वास लोकतंत्र पर था, बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढंग से वो काम कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।